साहित्य सृजन में आज दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज साहित्य सृजन में हम चर्चा करेंगे जनजातीय बोली साहित्य और आज का परिदृश्य। इस विषय पर बात करेंगे हम जाने माने साहित्यकार डॉक्टर विकास दवे जी से हमारे साथ हैं। नमस्कार मुकेश जी। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के माननीय निदेशक हैं। हमारे साथ डॉक्टर गजेंद्र आर्य हैं, बड़े आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिंदी विभाग के, और आप एक भीली भिलाला के बड़े अध्येता माने जाते हैं। आपका इस क्षेत्र में बहुत काम है। मैं इस विषय पर बात करने के लिए बड़ा उत्सुक हूं और मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल हैं। इस पर आने से पहले एक भूमिका के रूप में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे जनजाति बोलियां हैं, जो साहित्य है, जो उनकी पूरी वाचिक परंपरा है, जिसको हम मौखिक साहित्य भी कह सकते हैं या मौखिक स्रोत के रूप में भी हम जानते हैं, उनमें हम देखते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी हमारे जनजाति समुदाय हैं, उनमें अनेक प्रकार की बोलियां, शब्द, भाषा और गीत, अनुष्ठान, मंत्र, अनेक चीज़ें हमें दिखाई देती हैं और कुल मिला के वो वाचिक रूप में सामने प्रकट होती हैं। इसको लेकर के अब एक चेतना भी समाज में आई है, साहित्यकारों में भी आई है। तो मैं प्रश्न विकास जी से करूँगा सबसे पहले कि जो आज का विषय हमने चुना है जनजातीय बोली साहित्य और आज का परिदृश्य, इसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद मुकेश जी। वास्तव में आज हम लोग एक बहुत ही चैतन्य विषय पर विमर्श के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि इस समय जनजातीय बोलियों का जो परिदृश्य है, वो परिदृश्य आमतौर पर ठीक वैसा ही है जैसा अन्य बोलियों का हम सब लोगों को दिखाई देता है। चूँकि भाषा के स्तर पर मैं अपनी बातचीत को शुरू करूँ तो एक सांख्यिकी जरूर आप सब लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। पिछली जनगणना के सांख्यिकी जो है वो सामान्यतया बाहर आ नहीं पाई थी, लेकिन उससे पिछली जनसंख्या की जब गणना हुई थी तो उस जनगणना में अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं और वो समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। उसमें कुछ प्रश्न भाषा से जुड़े हुए भी होते हैं, भाषाओं से जुड़े हुए, बोलियों से जुड़े हुए। तो एक प्रश्न पिछले से पिछली जनगणना में पूछा गया था कि यदि आप अपने क्षेत्र को, भौतिक रूप से जिस क्षेत्र में आप रहते हैं और वहाँ पर जो बोली या भाषा आप बोलते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर यदि बाहर चले जाते हैं तो क्या आप अपनी बोली या भाषा को छोड़ देते हैं क्या बोलना। और उसकी पूरी एक सांख्यिकी हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पर भी डली हुई है और उसको देखने पर ध्यान में आता है कि अधिकांश संख्या में लोग जब अपने भौतिक रूप से अपने क्षेत्र को छोड़ते हैं तो उनकी बोली भी छूटती है और उनकी भाषा भी छूटती है। अब चूंकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं जनजातीय बोलियों की, तो जनजातियों के साथ एक विभीषिका बहुत लंबे समय से जुड़ी हुई है और वो है पलायन की विभीषिका। चूँकि रोजगार के साधन अल्प मात्रा में उपलब्ध होते हैं, आज हम जब चूँकि मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर बैठ कर के बातचीत कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा जनजातीय क्षेत्र जहाँ से हमारे बंधुवर गजेंद्र जी आर्य भी आते हैं, झाबुआ जिला, अलीराजपुर जिला, एक लंबे समय तक हम लोग देखा करते थे कि रोजगार के अवसर कम होने के कारण से झाबुआ अलीराजपुर जिले के हमारे बंधु भगिनी जो हैं वे या तो गुजरात की ओर पलायन करते थे या अन्य महाराष्ट्र आदि प्रांतों की ओर पलायन करते थे। तो रोजगार के कारण से या अन्य किसी कारण से जब ये पलायन होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे जनजाति के बंधु भगिनी को अन्य प्रांतों के लोगों से सीधे बातचीत करना होती है, संवाद स्थापित करना होता है, तो बोलचाल में भी अपनी बोली छूटती है। एक और जो दूसरी विभीषिका जो मुझे ध्यान में आती है, संभवतः गजेंद्र जी इस बात को ज़्यादा ठीक से बताएंगे कि सामान्यतया अपनी बोलियों और भाषाओं को विकसित करने के लिए एक बड़ा समूह ऐसा चाहिए होता है जो स्वयं भी शिक्षित हो और स्वयं रचना कर्म में लगा हुआ हो। इस दृष्टि से जनजातियों के पास स्वाभाविक रूप से संख्या बहुत अल्प होती है, क्योंकि अधिसंख्य हमारे बंधु भगिनी जो है वो या तो छोटे छोटे रोजगारों से जुड़े होते हैं अथवा कृषि से, पशुपालन से जुड़े हुए होते हैं। तो शिक्षा का जो स्तर है वो शिक्षा का स्तर कम होने के कारण से भी हमारी जनजातीय बोलियों का कहना चाहिए एक अल्प संख्या में बोलने वाले बचे हैं। और उसमें भी फिर जब मौलिक सृजन की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमको लगता है कि बहुत कम सृजन हो रहा है। आगे में हमारी अकादमियों के माध्यम से और मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से जो बोलियों के उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो उसकी चर्चा करूंगा। आपने बहुत एक व्यापक परिदृश्य हमारे सामने रखा है कि रोजगार के संकट से, पलायन के संकट से निश्चित ही बोलियों पर प्रभाव पड़ रहा है, बोलियों को संकट भी है, साहित्य का सृजन नहीं हो रहा है। परंतु एक बात यह भी ध्यान में आती है कि जो बोलियां हैं जनजातियों के समुदायों के बीच, उनमें ज्ञान की बहुत सारी धाराएं हैं और आज भारतीय ज्ञान परंपरा की बात भी चल रही है शिक्षा जगत में, अकादमिक जगत में, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस पर बात कर रही है।
तो कैसे गजेंद्र जी आप इसको देखते हैं कि जनजाति जो बोलियां हैं इनमें जो ज्ञान की परंपरा है और कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, कैसे उसको सामने ला सकते हैं, इस पर इसको लेकर के आपका क्या कहना है? जी, जनजातीय साहित्य और बोली की जब हम बात करते हैं तो ज्ञान परंपरा सर्वप्रथम आती है। जनजाति बोली और साहित्य, तो साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो लोक कथाएं हो, लोक गाथाएं हो, लोक गीत हो, कहावतें हो, मुहावरे हो, लोकोक्तियाँ हो, सभी में ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। बस उसको देखने की, परखने की आवश्यकता है। और इतना ज्ञान है कि हम एक विषय में सिमट के नहीं रह सकते, सभी विषय का ज्ञान भरा है। कुछ उदाहरण देंगे तो और बेहतर होगा हमारे दर्शकों के लिए। जैसे कुछ क्या भूगोल का ज्ञान है, क्या नक्षत्रों का ज्ञान है, क्या खगोल का ज्ञान है, जी, कैसे इसको थोड़ा समझा जा सकता है हमारे दर्शकों? विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे आप भूगोल का ज्ञान पूछ रहे हैं तो भूगोल का ज्ञान इतना बृहद मात्रा में मिलता है कि जैसे कि अलीराजपुर ज़िले में भिलाला जनजाति निवास करती है और झाबुआ में भील। तो भील जनजाति और भिलाला जनजाति का साहित्य का अध्ययन करते हैं तो एक मंत्र है उनका, उस मंत्र का कभी हम अध्ययन करते हैं और मंत्र का विश्लेषण करते हैं तो हमको संपूर्ण भूगोल का ज्ञान प्राप्त होता है। वो मंत्र है, जब वो पूजा करते हैं, भील लोग जब पूजा पाठ करते हैं, धार डालते हैं, प्रणाम करते हैं धरती माता को और मंत्र पढ़ते हैं कि मारी 7 पूड़ी धरती माता, तुखे नरियल आपो, तुखे अगरबत्ती आपो, तुखे प्रणाम करो, तारा हाथ जोड़ो, मारी विनती स्वीकार जे मारी माता, मारो काम पूर्ण कर जे मारी 9 खंडी माता। अब ये बताइए कि इस मंत्र में 7 पूड़ी धरती माता की बात हो रही है और 9 खंडी धरती माता की बात हो रही है, तो ये एक सोचने का होता ना, एक ऐसा विचार आता कि 7 पूड़ी या 9 खंडी धरती माता है क्या। तो ये हमारे अखंड भारत और अखंड पृथ्वी की बात हो रही इसमें, जनजातीय साहित्य में। तो 7 पूड़ी का अर्थ हो रहा है कि 7 महाद्वीप जो हमारे हैं इस पृथ्वी पर, उस 7 महाद्वीप की बात कर रहे हैं। अगर 7 महाद्वीप को हम देखें, अभी कुछ भी नाम होंगे, लेकिन प्राचीन काल में संस्कृत में 7 महाद्वीपों के नाम थे: जम्बू द्वीप, शाक द्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, मगध द्वीप और पुष्कर द्वीप। तो ये 7 महाद्वीप हुए। और उसके अलावा जब जम्बू द्वीप की बात करें, हम सभी जम्बू द्वीप के निवासी हैं, तो जम्बू द्वीप की बात करें तो जम्बू द्वीप के 9 खंड थे, जम्बू द्वीप के 9 देश थे। तो वो इस मंत्र में वो 9 जो खंड है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग। तो 9 खंड कौन कौन से? इलावृत, भरदाश्व, किमपुरुष, भारत, हरि, केतुमाल, रम्यक, कुरु और हिरण्यमय। ये प्राचीन इतिहास हमारा। अब और हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़िए तो भारत जो है, भारत के भी 9 उपनिवेश थे, भारत के भी उपनिवेश है। तो भारत के इंद्रद्वीप से लेकर के समुद्र द्वीप तक ये 9 उपखंड होते हैं, 9 उपनिवेश। बहुत अच्छी चर्चा आपने की और इससे ये पता चलता है कि हमारी जो जनजाति बोली साहित्य है, जिसको मैंने शुरू में ही वाचिक परंपरा का साहित्य कहा, क्योंकि वो लिखित में उपलब्ध नहीं है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र होता हुआ आया है। तो वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान सीधे हमारी पूरी सनातनता से जुड़ता है और उस जो चेतना है, सनातन चेतना है, उससे वो ओतप्रोत है और उसमें सारे तत्व, सारे विद्या के केंद्र विद्यमान है। ऐसा आपकी बात सुनकर मुझे भी लगा। अखंड भारत की बात हो रही है ना उसमें, अखंड भारत की बात हो रही है। जी। तो मैं अब विकास जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि विकास जी, जो चेतना, जैसे अभी जो गजन जी ने बताया, उसमें हमने देखा कि कैसे अपनी प्राकृतिक चेतना से, अपने सांस्कृतिक चेतना से, अपने ब्रह्मांडीय चेतना से ये गीत भरे हुए हैं और वो पूरा समाज कैसे उससे जानता है पीढ़ी दर पीढ़ी लोकगीतों की। ऐसे ही साहित्य में एक राष्ट्रीय चेतना की बात होती है, तो गजेंद्र जी भी उस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने, चूँकि आप एक बड़े साहित्यकार हैं और साहित्य के सभी आयामों में आपकी दखल है, बाल साहित्य से लेकर के और प्रौढ़ साहित्य तक, तो इन सभी विधाओं में जो तत्व मिलते हैं, क्या जनजाति बोली साहित्य में भी इस तरह की राष्ट्रीय चेतना, बाल चेतना और जितनी समाज को अपेक्षा रहती है जिस तरह की चेतना की,
उसको आप कैसे देखते हैं, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुकेश जी। वास्तव में जनजातीय साहित्य में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चेतना और पर्यावरण चेतना, ये दोनों ही चेतना बहुतायत में प्राप्त होती है। इन्हें हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो हम में से संभवतः कई लोगों को पता नहीं होगा, विशेष करके नई पीढ़ी के लोगों को, कि स्वतंत्रता संग्राम का जो निकटवर्ती इतिहास है, यानी 1947 में जब राष्ट्र आज़ाद हुआ था उससे कुछ वर्ष पहले तक हमारे झाबुआ और अलीराजपुर जिले में उस समय वाचिक परंपरा में जो लोक साहित्य प्रचलन में था, भीली बोली में, भिलाला बोली में, उनमें उस युग के नायकों का वर्णन भी आता था और उनके संघर्ष की बातचीत भी होती थी। यहाँ तक कि हमारे पुराने गौरवशाली इतिहास की भी वो बातचीत किया करते थे। स्वाभाविक रूप से हम सबको पता है कि जनजातीय समाज में स्वातंत्र्य समर में भाग लेने वाले महानायकों की भी कमी नहीं रही, चाहे वो हम टंट्या मामा की बात करें या भीमा नायक की बात करें या हमारे यहाँ रानी दुर्गावती की हम चर्चा करते हैं। तो ऐसे जितने महानायक थे उनके चरित्र को गाने का काम भी जनजातीय साहित्य में हो रहा था। एक बहुत ही अच्छी बात मुझे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए राठौड़ साहब, उनसे पता लगी थी। उन्होंने बताया कि झाबुआ अलीराजपुर क्षेत्र में जैसे पुराने समय में कथाएं होती थी, तो सत्यनारायण कथा जैसे घर में करते हैं, तो पहले ऐसा होता था कि फालिये फालिये में जा करके कोई एक व्यक्ति आता था और साड़ियों से मंडप बना करके और वहाँ पर एक व्यक्ति बैठ करके एक पोथी सामने रखता था और कथा करता था। तो स्वतंत्रता संग्राम के युग में जनसामान्य में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के लिए क्या करना, तो गांधी जी की कथा का प्रचलन वहां पर था। अब आश्चर्यजनक बात यह हो सकती है कि इस तरह की गांधी कथा करना ये हमारे तथाकथित नागरीय समाज में कहीं हमको ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन जनजातीय समाज में ये सब चेतना थी। और दूसरा, आपने जो पर्यावरण चेतना का कहा, तो निश्चित तौर पर आप पूरा जो जनजातीय साहित्य है, गजेंद्र भाई को मैं कई बार भीली और भिलाला गीतों को गाते हुए देखता हूँ, तो मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि प्रकृति के अत्यधिक निकट रहने वाला जो जनजातीय समाज है वो पूरी सृष्टि को अपना अभिन्न भाग मानता है। और ये जो जनजातीय साहित्य में, चाहे वो वाचिक परंपरा हो या लिखित परंपरा हो, ये कई बार मैं सोचता हूँ कि आखिरकार आया कहाँ से। तो उसका एक सामान्य जो मुझे दिखाई देता है विश्लेषण, वो ये कि जनजातीय जीवन में, दैनंदिन जीवन में भी प्रकृति को आत्मसात करके उसके साथ बिल्कुल आत्मीय संबंध स्थापित करने की परंपरा रही है। जिसे आप जब नदी पार करते हैं तो नदी के एक किनारे रुक करके हमारे जनजातीय बंधु भगिनी वो पूजा करके, और वहीं के जो साधन उपलब्ध है वो थोड़ा सा एक अंजूरी में जल लेंगे और उसके बाद नदी माता से कहते हैं कि मैं आपको पार करने की अनुमति चाहता हूँ। इतना ही नहीं तो विवाह का कार्यक्रम होता है तो जैसे खेजड़ी और इस तरह की कुछ कुछ परंपराएं होती है। बहुतायत में प्राप्त होने वाले एक वृक्ष की एक डाल को अपनी परंपरा के निर्वाह के लिए लेकर आना है। आप कभी देखेंगे कि नगरीय समाज तो अपने आप को इतना पढ़ा लिखा कहता है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ों को काटने से वो कोताही नहीं बरतते। और वहाँ जनजातीय समाज विवाह के लिए एक डाली लेने के लिए जब जाता है तो उस पेड़ की विधिवत पूजा करके उस वृक्ष देवता से अनुमति लेता है कि मुझे आपकी एक टहनी चाहिए, वो मैं अपनी परंपरा के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर हम सबको ध्यान में आता होगा कि जनजातीय समाज अपने भोजन के लिए या अन्य कामों के लिए जिस प्रकार की लकड़ी का उपयोग करता है वो वृक्षों से गिरी हुई सूखी लकड़ी का केवल उपयोग करता है। कभी हरे वृक्षों को काटने का काम जनजातीय समाज में नहीं होता है, क्योंकि वो उसको देवता तुल्य मानते हैं। तो पर्वतों को देवता मानना, वृक्षों को देवता मानना, नदी तालाबों को देव स्वरूप मानना, ये जो परंपरा है ये स्वाभाविक रूप से हमारे जनजातीय साहित्य में हम सबको दिखाई देती है। और मुझे लगता है कि उससे तथाकथित सभ्य समाज को सीखना चाहिए। जनजातियां जिस ढंग से प्रकृति के साथ अपने आप को समरस किए हुए हैं, वैसी समरसता की आवश्यकता मुझे लगता है कि हम सब पढ़े लिखे लोगों को भी है कि हम सब भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। निश्चित ही विकास जी, आपने सही बताया। चूँकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ तो मेरे ध्यान में अब तक का जो भी अध्ययन है उसमें एक बात ध्यान में आई कि जब हमारे नगरीय समाज के ऊपर औपनिवेशिक प्रभाव नहीं था, तब तक पूरा भारत का नागर समाज, भारत का ग्राम समाज और भारत का अरण्यक समाज, ये तीनों समाज एक जैसा व्यवहार, एक जैसे बोध में जीवन जीता था। तो प्रकृति और जीवन यहाँ कभी भी भारत में अलग नहीं है। बिल्कुल, प्रकृति और जीवन एक ही है। और ये बस बचा हुआ जनजाति समुदायों में, नगर में लगभग समाप्त हो गया। जैसा कि आपने कहा, हमने नदियाँ नहीं छोड़ी, हमने पेड़ नहीं छोड़े, हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, हम एक उपभोगवादी संस्कृति की ओर बढ़ गए। लेकिन ये भी हमें दिखाई देता है कि जितना भी काम भारत के जनजातीय लोक साहित्य पर हुआ है उसमें मध्य प्रदेश में बहुत काम हुआ है। यहाँ पर बोली अकादमी ने काम किया, आपके साहित्य अकादमी ने काम किया है, गजेंद्र जी जैसे लोग काम कर रहे हैं।
गजेंद्र जी, आप ये बताइए कि जो लोक गीतों का एक पूरा संसार है जनजाति समाज में, उसको उसको दुनिया के सामने कैसे लाया जाए और उसका आज के परिवेश में, आज के परिदृश्य में कितना वो प्रासंगिक है, इस पर थोड़ा मैं आपकी बात सुनना चाहूँगा। जी, हम जब जनजातीय समाज के लोकगीतों की बात करते हैं तो लोकगीतों में भी जैसे कि सर ने बताया कि प्रकृति और सारा का सारा जो वहाँ का परिदृश्य वो समाहित है लोकगीतों में। लोकगीतों में हर जो वहाँ के परिदृश्य है उसका सबका उल्लेख किया हुआ है जी, चाहे सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वहाँ के पर्व मेले हो, सब हमको लोकगीतों में मिलते हैं। अब जहाँ तक हम लोकगीतों की बात करते हैं तो झाबुआ अलीराजपुर पहले सामने आता है कि वो मादल की थापें और ढोलकिया फेफरिया और नाचते हुए भील और गाते हुए भिलाले, तो ऐसा लगता है कि वाह, लोकगीतों में क्या मिठास होती है। तो लोकगीत जहाँ तक है वो दो प्रकार के हैं। एक तो जो वाचिक परंपरा से हमारे लोकगीत आ रहे हैं, एक लोकगीत वो जो समाज गाता है पर्व पे, अनुष्ठानों पर, और दूसरे लोकगीत वो जो कुछ नए साहित्यकार अभी जो है वो उसका सृजन कर रहे हैं, लोकगीत वो ला रहे हैं सामने उस बोलियों में, जो जनजातीय बोलियां हैं उन बोलियों में लाते हैं। तो जब मेले होते हैं तब के लोकगीत अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ पर जब भगोरिया होता है, ऐसा पर्व होता है, तो बहुत सारे लोकगीत, जैसे एक लोकगीत कुछ दो पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा कि रात रानी रतले पोरे बांडे घाघरे नचना टेवायरो लेवो, रात रानी रतले पोरे बांडे घाघरे नचना टेवायरो लेवो, भगोरिया में आए वो नानी बांडे घाघरे नचना टेवायरो लेवो। तो ये लोकगीत गाते हैं, लोग झूमते हैं, भगोरिया का आनंद उठाते हैं। सांस्कृतिक पर्व भगोरिया बहुत ही आनंद प्रदान करता है। तो ये तो पारंपरिक लोकगीत हो गए। अब दूसरी बात करते हैं लेखन की। तो जो हमारे योजनाएं होती है प्रदेश की, उन योजनाओं पर लेखन हुआ है। हमारे जो जनजातीय क्रांतिकारी हुए हैं उन क्रांतिकारियों पर लेखन हुआ है। वो टंठिया भील हो, रघुनाथ भिलाला हो, बिरसा मुंडा हो, सब पर लेखन हो रहे हैं। अभी जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया और उस पर मैंने ही जो गीत लिखा था वो बहुत अच्छा ठीक ठाक रहा, क्योंकि दो पंक्ति सुनाइए उसकी तो आनंद आएगा। जरूर। जनजाति गौरव न वीर बंदा, वारे मारा बिरसा मुंडा, जनजाति गौरव न वीर बंदा, वारे मारा बिरसा मुंडा, तारा हाथ में सनातन झंडा, वारे मारा बिरसा मुंडा, तारा हाथ में सनातन झंडा, वारे मारा बिरसा मुंडा। उलगुलान क्रांति नो तू क्रांतिकारी, धरती आबा को है तू से शुभ नोर नारी, भगवान को ही न तू से पूजे पुजारी। गोरा गोरा अंग्रेज ना मुंड का कोरा काला, वारे मारा बिरसा मुंडा, जनजाति गौरव ना वीर बंदा, वारे मारा बिरसा मुंडा। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र बहुत जी, अच्छा। बहुत अच्छा आपने गीत सुनाया। हमारे दर्शकों को भी जी बहुत अच्छा लगा होगा। इसी से एक प्रश्न अब उपजा है मेरे मन में विकास जी के लिए जी। कि विकास जी, जो ये लोक साहित्य इतना सारा जैसा गजेंद्र जी ने बताया और हम लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं इस बात को क्या खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि जो हमारी देश में, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर या अन्य राज्यों की अकादमियां हैं, प्रकाशन के और स्रोत हैं, वो पिछले 70-75 साल में वो स्थान उनको नहीं मिला प्रकाशन के तौर पर कि वो प्रकाशित होकर के अधिक से अधिक सामने आए। व्यक्तिगत जो साहित्य रचा गया अनेक विविध विधाओं में, निश्चित उनको बहुत स्थान मिला, पुरस्कार सम्मान मिला। कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि आज के हम परिदृश्य की भी चर्चा कर रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है, तो इस परिदृश्य में अब इनके लिए कोई विशेष प्रयास होना चाहिए, प्रकाशन की योजना होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, ये भी एक संकट है कि आने वाली जो पीढ़ी है, वर्तमान जो पीढ़ी है, वो आधुनिक स्कूलों तक पहुंच गई है, शहरों तक पहुंच गई है। तो ये जो परंपरा में विद्यमान चीज़ें हैं बोली साहित्य के भीतर, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि एक पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाएं। ये संकट है, हम लोग फील्ड में काम करते हैं तो ये हमें दिखाई भी देता है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वास्तव में आपने जो चिंता व्यक्त की है वो चिंता इस समय जनजातीय साहित्य के लिए काम करने वाले जितने शोध अध्येता हैं उन सब के लिए एक सार्वभौम चिंता बनकर के उभरी है।
आपने जैसा बताया कि शहरी क्षेत्र की जो आपाधापी विद्रूपताएं, उन सब से बाहर निकलने के लिए आनंद की प्राप्ति बहुत अनिवार्य होती है, और मुझे लगता है कि वह सब कुछ हमको इस समय जनजातीय साहित्य में ही देखने को मिलता है। मैं कई बार जब जनजातीय साहित्य की चर्चा हमारे नगरीय क्षेत्र के साहित्यकारों के बीच करता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि इसके लिए चूंकि हमारे यहाँ पर एक शब्द प्रयोग में आता है, भोगा हुआ यथार्थ, तो साहित्य वो श्रेष्ठ होता है जो स्वयं अपनी आंखों से देख करके हम सब उस क्षेत्र में जा कर के और अनुभव करें, उसके बाद ही हम लोग उसको लिखें। तो निश्चित तौर पर जनजातीय साहित्य को हम देखते हैं तो इस समय जनजातीय साहित्य में कई पढ़े लिखे लोग भी लगातार लिख रहे हैं, जनजातीय समूह के लोग भी लिख रहे हैं, और उस क्षेत्र में रहने वाले हमारे दूसरे बंधु भगिनी भी लिख रहे हैं। तो मैं कई बार कहता हूं कि प्रभु राम के चरित्र की बातचीत करते हुए जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान राम वन गए तो बन गए, तो हमको भी अगर अच्छा जनजातीय बोलियों पर लिखने वाला लेखक बनना है तो हमको पहले वन जाना पड़ेगा, उस संस्कृति को देखना पड़ेगा। जहाँ तक शासकीय योजनाओं का प्रश्न है, तो इस समय हम देखते हैं कि शासकीय योजनाओं में हमको कई इस प्रकार की योजनाएं दिखाई देती है। मैं विशेष करके चूंकि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का काम इस समय देख रहा हूँ, तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक तो नई पीढ़ी के जितने युवा रचनाकार हैं उनकी सृजन कार्यशालाएं हम लोग आयोजित करते हैं, और हमने सुहागपुर में की है, हमने महू के आसपास का जो जनजातीय क्षेत्र है झाबुआ अलीराजपुर जिलों में है, और बालाघाट क्षेत्र में भी हमने जाकर के किया है। तो चूंकि 2 जनजातीय बोलियां मुख्य रूप से अभी मध्य प्रदेश शासन के केंद्र में है, और हम लोग भीली और गोंडी दोनों बोलियों पर काम करते हैं, तो उनमें लिखने के लिए प्रोत्साहन भी देते हैं। हमारी एक प्रथम कृति अनुदान योजना होती है जिसमें जिस व्यक्ति की कोई पुस्तक नहीं छपी है और उनकी पहली पुस्तक है जीवन की, तो उस पर हम अनुदान देकर के उस पुस्तक को छापते हैं। तो हमारी ये प्राथमिकता होती है, हमारे जो निर्णायक समिति बैठती है वो उसको भी ये पता होता है कि यदि जनजातीय बोलियों में कोई पांडुलिपि हमारे पास आई है तो सबसे पहले उसको स्वीकृत करना है। उसका मूल कारण वही है जो चिंता आपने व्यक्त की है इस समय की, चूंकि बोलियों में साहित्य अभी कम लिखा जा रहा है, तो आंचलिक बोलियों की भी हम जैसे चिंता कर रहे हैं मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली की, वैसे ही हम भीली और गोंडी की भी चिंता कर रहे हैं। और नई पीढ़ी को तैयार करना ये बहुत आवश्यक है, ये हमको भी लग रहा है, और इसलिए कार्यशालाओं का आयोजन केवल इसीलिए हम करते हैं ताकि जनजातीय समाज के हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं जो इस समय लेखन की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको हम थोड़ा प्रेरित कर सकें कि भाई आप अपने गीतों की परंपरा को, अपनी लोक कथाओं की परंपराओं को, इनको आगे बढ़ाएं। और साथ ही हमने कुछ अनुवाद के उपक्रम भी शुरू करने के लिए कई जगह चर्चा की है, हालांकि बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। उसका एक केवल संकेत मैं आपको बताता हूं कि हमारे यहाँ पर साहित्य अकादमी 6 बोलियों में सम्मान देती है, तो पिछले 2-3 वर्षों से हमको भीली गोंडी की पुस्तकें प्राप्त नहीं हो रही है, तो इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी दी और इससे आशा तो बनती है। गजेंद्र जी, ये बताइए, जो आज तकनीकी युग है, AI का युग है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, ये कितना सुखद है हमारे जनजातीय साहित्य बोली के लिए? संक्षेप में बताइए, समय का संकेत है, बिल्कुल 2 शब्द। जनजाति, मैंने कहा ना कि जनजातीय साहित्य में विभिन्न प्रकार की विधाएं हैं, और उन विधाओं को हम आगे लाएं, क्योंकि वो विधाएं सिमट के रह रही है। जैसे कि सर ने बताया ना कि उनके संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे लोक नाट्य होते हैं, तो लोक नाट्य इतने अच्छे होते हैं जनजातियों में, पर वो लोक नाट्य विलुप्त होते जा रहे हैं। उन पर कोई तकनीकी रूप से कोई कार्य नहीं कर रहा है। तकनीकी रूप से उसको कभी सामने लाएंगे हम, तो पूरा समाज, पूरा देश देखेगा, उससे प्रेरित होगा। और दूसरे, जैसे कि बोलियों की हम बात करते हैं, तो बोलियां भी विलुप्त इसलिए हो जाती है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को जो दूसरी भाषाएं होती वो सिखाते हैं, अंग्रेजी को और प्रेरित करते हैं। अपनी जो मूल बोली है उस मूल बोली से वो दूर हटाते हैं। जी, उनको ये कहते हैं कि नहीं, वो ये बोली नहीं सीखनी है, अपने को तो अंग्रेजी सीखनी है और दूसरी भाषाएं सीखनी है, तो वो तो बोली विलुप्त हो जाएगी। लेकिन हम उस बोली को आगे लाएं, सिखाएं बच्चों को, तो उसका संरक्षण होगा। जी, और ऐसे कार्यक्रम जैसे कि कुछ विधाओं पर भी हमारे सोशल मीडिया पर बहुत सारे रील्स और बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते हैं जी, और कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बहुत विकृत भी स्वरूप में सामने आते हैं जी। तो इस पर आपकी कोई टिप्पणी हो त्वरित? तो हाँ, बिल्कुल। देखो, विकृत जो होते हैं उनसे तो हमको दृष्टि हटानी ही है, लेकिन जो अच्छी सामग्री आती है
वो अच्छी सामग्री को देखना है, प्रेरणा ग्रहण करनी है। और जहाँ तक जनजाति भाषा, बोली और साहित्य की बात करें तो उन चीज़ों को लाना आवश्यक है। सोशल मीडिया पर वो चीज़ नहीं दिख रही हमको, जी नहीं दिख रही, तो उनको आना चाहिए। फेसबुक पर हो या व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पर, इन पे वो जनजातीय सामग्रियाँ ठीक आनी है, चाहिए। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसा कि विकास जी ने पहले ही कहा कि फील्ड में जाना होगा, प्रत्यक्ष जीवन में जाना होगा और प्रत्यक्ष अनुभव के साथ मौलिक तत्वों को सामने लाना होगा। और ये थोड़ी कमी हमारे अध्येताओं में और लोगों में है। इसके लिए प्रयास सारी अकादमियाँ और बहुत सारे स्तरों पर हो रहा है। और दूरदर्शन के इस चर्चा के माध्यम से भी बहुत सारे दर्शकों को इसकी प्रेरणा मिलेगी ही और वो उन्मुख होंगे। और आज की जो चर्चा है, इससे 2-3 बातें जो मुझे समझ में आई, निकल के आई कि जनजाति जो बोली साहित्य है उसमें बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, शब्दों का भंडार है। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के मौलिक स्रोत वहाँ विद्यमान है, चाहे वो भूगोल हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो अन्य विषय हों, जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं, वो सारा ज्ञान का स्रोत वहाँ पर है। और इसलिए उस पर काम होना चाहिए, उस पर और अध्ययन होना चाहिए। और अध्ययन भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, फील्ड में जा कर के होना चाहिए। उस समाज में समरस होकर के जो अध्ययन होगा वो सही स्वरूप में, मौलिक स्वरूप में सामने आ सकेगा। लोकगीतों में जो कुछ भी ज्ञान है वो भी सामने आ सकेगा। अकादमी अपना काम कर रही हैं, प्रकाशन का काम हो रहा है, टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें भी बहुत सारे प्रयास हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनजाति बोली साहित्य और उसकी जो परंपरा है, उसका जो आज का परिदृश्य है, ये और बेहतर बनेगा और समृद्ध होगा। और हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी वो कदम ताल कर सकेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज की चर्चा में आप दोनों अध्येताओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और विशेष रूप से गजेंद्र जी वहाँ से चल के आए, विकास जी, और आप सब ने बहुत अच्छे यहाँ पर अपने विचार रखे। और दूरदर्शन मध्य प्रदेश को इसके लिए मैं बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि एक बड़े ही प्रासंगिक विषय पर आज ये चर्चा रखी। जनजाति बोली साहित्य की जो आज का परिदृश्य है, इस पर यह चर्चा रखी गई। आप सब ने अपना समय दिया, अपने विचार रखे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।